बारामती के अजित दादा नहीं रहे, ये खबर सबको मालूम है। मैं यहां कैनॉट प्लेस दिल्ली से तमाम जनता के लोगों के बीच से श्रद्धांजलि देता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यहां तमाम हमारे जो मेहमान और जो लोग बैठे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो 20 सेकंड उनके लिए खड़े होकर श्रद्धा सुमन देंगे, मौन रहेंगे। उसके बाद हम ये अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। शुक्रिया। बारामती के अजित दादा, महाराष्ट्र की राजनीति के दादा अजित पवार का आज प्लेन क्रैश में निधन हुआ और इस वक्त मैं सीधे बारामती चलना चाहूंगा। हमारे सहयोगी वहां पे मौजूद हूं, मैं यकीनन यहां पे लौटूंगा। तमाम सारे लोग अपनी बात कहना चाहेंगे, मैं यहां आऊंगा, वापस आऊंगा, लेकिन मैं इस वक्त सबसे पहले बारामती जाना चाहूंगा। मुझे तो 2004 का वो बारामती याद आता है और अजित दादा चुनाव लड़ रहे थे तब मैं वहां मौजूद था। लेकिन आज जो हादसा हुआ, उनके साथ 5 लोग और थे प्लेन क्रैश में जिनका निधन हुआ, उस हादसे को और उसके बारे में बात करने के लिए, और इस समय बारामती नहीं, पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश शोक संतप्त है, उस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। विवेक, जहां से आप बात कर रहे हैं बारामती में और जहां पे उनका पार्थिव शरीर है, वो जगह और उस जगह हादसा और वो तमाम सारी यादें, मुझे 2004 भी याद आ रहा जब मैंने पहली बार बारामती देखा था और बारामती के चुनाव में मैं मौजूद था। लेकिन अजित दादा की जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो वो स्वयं में दादा थे, वो जो बात बार बार कही जाती है, आज याद करता हूं मैं और आपसे वो कोई ऐसी बात, वो संस्मरण जानना चाहता हूं और जो आगे का जो कार्यक्रम है और आगे की जो उनका अंतिम संस्कार की कल की बात हो रही है, उसमें क्या कैसा है वो सब जानना चाहते हैं लोग। यहाँ पे जो मौजूद है कैनॉट प्लेस में भैया जी कहीं में, वो सुनना चाहते हैं आपको और समाचार जानना चाहते हैं। जी विवेक। प्रतीक जी, देखिए, मतलब अजित दादा पवार जो जहां पे उनकी हादसे में जान चली गई है, वहां के लोगों के लिए, बारामती और पुणे के लिए, जनता के लिए पवार फैमिली एक इमोशन थी। उनको मतलब नहीं था कि अजित शरद पवार गुट अलग है, अजित पवार गुट अलग है, उनके लिए सिर्फ एक ही था, पवार फैमिली। और जिस तरीके से अजित दादा पवार की मृत्यु हुई है, उनकी मौत हुई है, उसके लिए काफी ज्यादा इमोशंस हैं। मतलब प्रतीक जी, आप अंदाजा नहीं लगाएंगे, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है वहां पे आप गिन नहीं सकते कि कितने लोग जो है वहां पर हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वहां पे मौजूद हैं। पूरा बारामती जिला, पुणे जिला, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से, सिर्फ ऐसा नहीं कि उनके कार्यकर्ता, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ अजित दादा पवार शुरू से जुड़े हैं, बड़ी तादाद में जो लोग वहां पर, उनको सिर्फ देखने, उनको अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि जो मंत्री, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कल कैबिनेट मीटिंग में गए मुंबई, वहां कैबिनेट मीटिंग की, बड़े बड़े फैसले लिए। आज सुबह अब उन्हें बारामती यहाँ पे आना था जिला परिषद का चुनाव प्रचार करने के लिए। सुबह 8:10 पर प्रतीक जी यहाँ से वो मुंबई से टेक ऑफ करते हैं और 8:50 में, सिर्फ 40 मिनट का डिस्टेंस था बाई एयर जो यहाँ पे बारामती आते हैं। लेकिन उससे पहले उनका प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। क्रैश इसलिए हो जाता है कि जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि विजिबिलिटी लो हो रही थी। विजिबिलिटी लो होने की वजह से हो सकता है कि जो लैंडिंग का जजमेंट था वो उसमें एरर आ सकता है, इसी वजह से क्रैश हुआ है। अब ये जांच का विषय है, क्योंकि देखिए ब्लैक बॉक्स प्रतीक जी इसमें मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स सारे राज खोलेगा कि आखिरकार लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ था। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि इस पायलट ने मेडे का कॉल नहीं दिया था। अगर मैं आम भाषा में बोलूंगा तो मेडे का कॉल तब होता है कि जब प्लेन पर पूरा कंट्रोल छूट जाता है, उस पर मेडे का कॉल नहीं था। लेकिन प्रतीक जी देखिए, कोई वीवीआईपी मूवमेंट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बड़ी तादाद में जो पूरा बड़ा सा कॉन्वॉय जो है वो क्रैश साइट पर आता हुआ मुझे नजर आ रहा है और हो सकता है कि इसमें कुछ डिप्टी सीएम या फिर कोई बड़ा नेता इसमें हो, क्योंकि लंबा चौड़ा कॉन्वॉय है। अगर मैं तस्वीरों में आप देख पा रहे हो कि लंबा चौड़ा कॉन्वॉय है। यहाँ पे कोई वीवीआईपी मूवमेंट है, यहाँ पे आके वो देखेंगे आखिरकार क्रैश साइट में किस हुआ था।
और जो जानकारी मिली महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे यहाँ पे मौके पे, अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूं तस्वीरें आपको अगर नजदीक से दिखाना चाहें, ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, इसमें मैं तस्वीर दिखा सकती हूँ कि देखिए किसी तरह से एनसीपी के तमाम नेता, छगन भुजबल मुझे नजर आ रहे हैं, छगन भुजबल जो एनसीपी के बड़े नेता हैं, अजित पवार गुट के बहुत करीबी माने जाते थे, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं क्रैश साइट पर। वो जाके जायजा लेंगे कि इतनी बड़ी घटना जो हुई है वो किस तरह से हुई है। और देखिए अब धीरे धीरे जो एनसीपी के तमाम जो नेता हैं वो अब यहाँ पर पहुंचते आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अजित पवार के साथ उनका काफी ज्यादा क्लोज रिलेशन था, उनके साथ वो काम करते थे। अब आप अंदाजा लगाइए प्रतीक जी, कल जिस नेता के साथ कैबिनेट मीटिंग में सब लोग मौजूद थे और आज वही नेता, उनका लीडर उनके बीच नहीं रहा है। तो इस तरह के जो तमाम नेता है वो धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं, क्रैश साइट पे मौजूद हैं, वो जायजा ले रहे हैं कि इतनी बड़ी हादसा हुआ कैसे। प्रतीक जी जी बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। मैं इस घटना पर, इस हादसे की घटना में यकीनन बहुत सारी जानकारियां हैं, बड़े नेता हैं और उनके बारे में और चीजें जो हैं वो यकीनन मैं लौटूंगा और आपसे बात भी करूंगा। और जो यहाँ के तमाम सारे लोग कैनॉट प्लेस में मौजूद हैं, यहाँ पे जो जनता मौजूद है वो शोक संतप्त है और स्तब्ध भी है, ये कैसे घटना हो गई, और इस बात को लेकर बहुत दुखी भी है और यहाँ से श्रद्धा सुमन देता हूँ। लेकिन जो आज मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस डिबेट में, इन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं और बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूँ। आज का जो मुद्दा है उस पर जो बातचीत है वो मैं आज शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले जो आज अभिभाषण है, राष्ट्रपति के अभिभाषण को विपक्ष ने कहा कि वो खोखला है। उसने कहा कि सरकार की तरफ से जो तैयार किया गया ये भाषण वो खोखला था और धरातल में सच्चाई में कुछ भी नहीं था। बीजेपी का आरोप है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब महापुरुष गुरु तेग बहादुर, अंबेडकर जी, बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय का जिक्र हो रहा था तो विपक्ष हंगामा कर रहा था, विपक्ष ने महापुरुषों का अपमान किया। ये दो बातें हैं, लेकिन इसके अलावा जो इस बार सेशन में बातचीत होनी है वो मनरेगा पर है, एसआईआर पर है, तमाम सारे मुद्दे हैं, विदेश नीति के बारे में भी बात कही गई है, इन सारे मुद्दों पर बात होगी। लेकिन जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं इस वक्त जो मौजूद हैं और बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए उनसे मुलाकात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाना चाहूंगा और उनसे ये जानना चाहूंगा कि उनकी तरफ से ये बात जो कही गई कि ये जो अभिभाषण है खोखला है, और बीजेपी ने कहा कि जब महापुरुषों का जिक्र हो रहा था तो आप जो थी उस वक्त हो हल्ला में डूबे हुए थे। सर्वप्रथम मैं आपकी चैनल के माध्यम से अजीत दादा के श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ पूरे परिवार को और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनके परिवार को बहुत शक्ति मिले। जी, आपने जो सवाल पूछा, लगातार देखिए जनता क्या उम्मीद करती है, देश की जनता उम्मीद करती है कि बजट से हमें कुछ हासिल होगा, और देश की राष्ट्रपति जब अभिभाषण देती है तो सरकार के विजन का आईना होता है। लेकिन ये कैसा आईना था, ये तो खोखला आईना था। आप जो है लगातार सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का मेकअप करते हैं और सच्चाई, जमीनी धरातल पर सच्चाई नहीं दिखाते। कितने लोगों को रोजगार दिया, महंगाई कितनी खत्म हुई, 2 करोड़ रोजगार, कितने आप बताइए कि कम से कम 12 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, कितनी नौकरियां मिली। आज युवा पूछ रहा है ना देश के राष्ट्रपति से भी कि भाई आप सिर्फ आंकड़े पेश करती है, आप ये क्यों नहीं बताती है। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि तो म्युनिसिपैलिटी का बजट है। आप दिखाइए कि सरकार की कमियां क्या है और सरकार को ये काम करने चाहिए, लेकिन उस पर बात नहीं होती है। और सरकार, विपक्ष की हमारी, आप ये कह रही है कि ये म्युनिसिपैलिटी का विजन है। बिल्कुल, क्योंकि कोई रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर, बिल्कुल आता हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में बात करता हूँ। ये कह रही है कि सरकार के पास जैसे म्युनिसिपैलिटी होती है उसका विजन है। प्रतीक भैया, मैं भी सबसे पहले उन 5 लोगों को, अजीत पवार जी समेत 5 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और दूसरी बात, कांग्रेस और विपक्ष पे अब आ रहा हूं। जब सरकार से सवाल हो तो हिम्मत चाहिए बेशक, लेकिन जब जनता जवाब दे तो आत्ममंथन होना चाहिए। और यह कांग्रेस अभी तक आत्ममंथन नहीं करती है। ऐसे उलझुल बयान, कभी संस्कृति भारत की हो, कभी महापुरुषों की हो, कभी सनातन की हो, कभी देश के युवाओं की हो, कभी महिलाओं की हो, हर समय केवल मोदी विरोध में वो कब इन लोगों का विरोध करते फिरती है, इनको समझ नहीं आता है। अरे आज जब राष्ट्रपति महोदया खड़ा होकर अभिभाषण दे रही है तो ये हंगामा कर रहे हैं और इधर बताते हैं कि राष्ट्रपति जी को काहे के लिए बुलाए थे राम मंदिर के उद्घाटन में, काहे नहीं यहाँ वहां बुलाते हैं। और जब वो खड़े होकर संसद के सत्र में देश के उत्थान के लिए, देश की नीतियों के लिए, भारत के कल्याण के लिए अभिभाषण देती है तो ये मिमिक्री आर्टिस्ट
आपने कहा कि राष्ट्रपति जी का जब चुनाव हो रहा था तब आप सवाल उठाते हैं और जब वो अभिभाषण दे रहे हैं तो आप होल्ला मचाते हैं, तो कैसा सम्मान है ये आपका? देखिए, अगर बताइए ना तो फिर ये जवाब क्यों नहीं दे पाए? क्यों नहीं बुलाया राम मंदिर पे? बताइए क्यों, जब संसद सत्र शुरू हुआ क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है, ये नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, आदिवासियों से नफरत करते हैं, इसलिए बुलाते नहीं है। आज स्वीकार कर लिया है कि हम जो है सवाल उठा रहे हैं। सच्चाई तो यही है, देश यही तो जान रहा है। अगर और लगातार हम लोग जो है अपने मुद्दों को, देश की जनता के मुद्दों को उठाएंगे, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? और राष्ट्रपति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति नहीं है, वो समस्त विपक्ष के नेताओं। रुके इन मैडम को कुछ नहीं मालूम है। राष्ट्रपति जो है अबव द पार्टी पॉलिटिक्स होता है और उसके भाषण पर अब शोर प्रचार भी करना भारत के संविधान का अपमान है। और एक बात बोलो जी, भैया जी, ये जनता बहुत जागरूक है। ये करी आदिवासी महिला का अपमान। मुझे लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता अपनी पार्टी के नेताओं के बयानों को भूलकर खड़ी हुई है। आज इनको पता होना चाहिए, झारखंड की राज्यपाल रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और उसी झारखंड से नेता आते हैं कांग्रेस के अजय जी। उन्होंने क्या कहा था? एविल सोच, राक्षसी सोच। जब आदिवासी महिला को कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता एविल सोच कहते हैं तो टीना करमवीर माफी कब मांगोगे आप खड़ा होकर उस महिला के लिए? रुके क्योंकि टिप्पणी की है। हाँ, बिल्कुल टिप्पणी किया है। पहले तो आप माफी मांगिए राष्ट्रपति जी से। आप हमसे मत माफी मांगिए, ना ही विपक्ष के किसी नेता से मांगिए। जाइए राष्ट्रपति जी से माफी मांगिए कि हम माफी मांगते हैं कि हमने आपको राम मंदिर में नहीं बुलाया और संसद सत्र में सबसे पहले जब संसद का उद्घाटन हुआ तब नहीं बुलाया। ये हमारी कमजोरी है। बताइए, आप कहिए। इतने साल हो गए आजादी के, आज तक आदिवासी भी एक राष्ट्रपति बन सकता था, महिला चिंता नहीं हुई। इतने साल हो गए आजादी के, राष्ट्रपति को, आदिवासी को सम्मान देने के लिए जो मोदी जी ने नीति बनाई, आज तक चिंता नहीं हुई। आज तक देश का कोई भी प्रधानमंत्री कांग्रेस शासनकाल का बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थली तक नहीं पहुंच चुका। आदिवासी की चिंता का ढोंग रचने वाली मिमिक्री पार्टी। आइए समाजवादी पार्टी। देखिए, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो सरकार का डॉक्यूमेंट होता है। सरकार का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको, हाँ, वो उसको पढ़ते हैं। बस सीधा उनका काम है, जो भी लिखेगा वो पढ़ा जाएगा वहाँ पर। तो ये जो शोर शराबा हुआ, ये कोई बात हुई कि सरकार ने उसमें इतना झूठ परोसने का काम किया कि उस पर अभिभाषण पे इसलिए शोर हुआ कि आप किसी पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं, धरातल पर जाते हैं या नहीं जाते हैं, युवाओं के लिए आप रोजगार की बात करते हैं, लेकिन आप ये भी तो बताएंगे आपने अमल कितना किया। बाद में तो आप ये कहने लगेंगे कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। कौन सी? पकौड़ा तलना भी रोजगार है। और 24 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे थे, नहीं मिली ना। पकौड़ा तलना भी रोजगार है, ऑटो चलाना भी रोजगार है। पकौड़ा तलना भी रोजगार है, ऑटो चलाना भी रोजगार है। रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार करने वालों की कमी है। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को, इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी की बात की, राष्ट्रपति जी की। कांग्रेस के ही नेता थे ना जो संसद में जाकर के कहते थे राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी। क्या आपने उनका जो है उनसे माफी मांगा? राष्ट्रपत्नी करके संबोधित किया था आपके नेता ने, कांग्रेस पार्टी ने, आपने नहीं माना। जब राम मंदिर उद्घाटन के बाद द्रौपदी मुर्मू जी गई तो कांग्रेस के नेता नाना पटोले क्या कहते हैं कि मंदिर को जो है धुलवाना चाहिए, मंदिर अशुद्ध हो गया। इनके नेता बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के। और एक बात सुनिए, डोले थे ये इन्होंने अपमान किया था राष्ट्रपति जी का। और इससे बड़ा अपमान क्या होता है? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति करके संबोधित करना, इससे बड़ा अपमान क्या होता है? समाजवादी पार्टी। तो रेणुका चौधरी की टिप्पणी पे जब सुपनेका की हंसी बोली, सही बोले। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, वो सही बताया, बोला अरे भाई आप कपड़ों से पहचान लेते, सही बोला। मैं चाहता हूँ मोदी जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया। रामायण की घटना पर आपको चिढ़ किस बात पर आ गई? क्योंकि आप अपने आप को समझते हैं। जी दुबे भैया इधर सुनिएगा जरा। मोदी जी ने क्या बोला था? रामायण की हंसी याद आ गई। माता सीता को याद कहीं नहीं करते, दिल में बचता राक्षसी सोच, राक्षस को ही याद करता है। मोदी जी ने शूर्पणखा नाम बोला था क्या? कभी नहीं बोला। बोला इतने दिनों बाद हमें रामायण की हंसी याद आ गई। आपने माता सीता को पूजा नहीं तो आपको शूर्पणखा ही दिखेगा। इस बार रक्षाबंधन पर भाई हल्ला ना बजाए। हल्ला नहीं, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं भाई, अरे हल्ला नहीं। ये मोदी के ऊपर गलत आरोप लगा। मैं ठीक है आप अपना, अरे रुको यार, इधर जी।
नहीं, इस बार रेणुका चौधरी देश के प्रधानमंत्री को राखी बांधेंगी, चिंता मत करिए। उनको भाई बोला है ना, तो भाई आप समझ गए होंगे किसको कह रही हैं। लेकिन अब रोजगार की बात करी तो इनसे पूछिए कि तेल का भाव क्या है, तेल का भाव बता पाएंगे? ये कह रहे रोजगार है। अरे युवा रोजगार, आप पकोड़े भी तल लेंगे, लेकिन आप पहले तेल तो सस्ता करिए। तेल इतना महंगा है, कांग्रेस के समय का तेल का भाव देखिए। लेकिन ये बार बार महंगाई पर इसलिए चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि आज के समय में आज तेल खरीदना भी बहुत भारी पड़ रहा है, पकोड़े तलना भी बहुत भारी हो गया। ये सच्चाई है। कर्नाटक में तेल पर 1 रुपया महंगा क्यों कर दिया इन्होंने? पेट्रोल और डीजल। अरे तो राज्य कैसे चला? पैसा भी तो चाहिए, रेवेन्यू भी तो चाहिए। तो क्या बिना ये देश बिना टैक्स के पैसे से चलेगा क्या? ये क्या आधे एक इनकी सरकार थी तो क्या ये सब काम फ्री में कर दे रहे थे क्या? जनता अगर ये देश विकास करेगा तो हमारे टैक्स के पैसे से करेगा। कोई सरकार अपने घर से नहीं लाती है। राइट, मूर्ख बनाते हैं लोगों को। टेक योर पॉइंट। जी देखिए, मैं यही कहूंगा कि ये जो संसद का सत्र है और जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, राष्ट्रपति के अभिभाषण को वो बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि वो सरकार का आईना होता है। अगर यहाँ पे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे विरोध कर दिया तो राष्ट्रपति जी का अपमान हो गया, महिला राष्ट्रपति का अपमान हो गया। तमाम जो विपक्ष वाले राज्य हैं वहाँ पे तो राज्यपाल महोदय वो कह रहे थे जब महापुरुषों का नाम लिया जा रहा था, उस महापुरुषों के नाम के समय में हल्ला हो रहा था। ये बात भी मैं कह रहा हूं कि देखिए ना, अभी बड़ा नाम ले रहे हैं ये लोग। बिरसा मुंडा याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। भाई बिरसा मुंडा के परंपरा के झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब चुनाव हो रहे थे, उस चुनाव से पहले किस प्रकार से ईडी और सीबीआई के तमाम धावे बोले गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। भाई साहब, अभी इनको ज्ञात होना चाहिए, जनजाति गौरव दिवस देने वाली भाजपा वहां पे उली हाथू जहां बिरसा मुंडा जी का जन्मस्थली को मेमोरियल के लिए प्रोपेगेंडा वो चलाने वाली भाजपा, ताकि वो सही प्रोपेगेंडा चले। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, शिबू सोरेन जी को पद्म विभूषण देने का काम करने वाली भाजपा। अरे हम राजनीति से परे काम करते हैं। झारखंड चुनाव से पहले किस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग किया, हेमंत सोरेन को किस प्रकार से गिरफ्तारी की गई और बाद में किस तरह से रांची हाई कोर्ट की क्या टिप्पणियां रही, सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां रही, ये चीज भी हम लोगों ने देखी। तो हमें लग रहा है कि संसद का सत्र चलना चाहिए और बजट का मामला बेहद गंभीर मामला है। सरकार को बजट इस रूप में बनाना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं हम कर्ज में डूबे हुए। राइट, टेकन योर पॉइंट। जी जनाब, मैं आपके ही शो से कांग्रेस का भी विरोध करके गया हूं, लेकिन एक मिनट प्लीज मेरी बात को एक मिनट भाई साहब आप आकर बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई साहब आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई नो आई वोंट टेक। आप देखिए साहब, यू आर ए जेंटलमैन। मेरी बात सुनिए ध्यान से। कैमरा उधर नहीं है, कैमरा मेरी तरफ है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। टाई लगा देने से ही सभ्यता नहीं आ जाती, समझ गए ना मेरी बात? बहुत ध्यान से समझाया। और बाल सफेद हो जाने से ये नहीं होता कि यू आर ए जेंटलमैन। दोनों बातें समझा दी मैंने इशारे से। जी जनाब, मैं आ रहा हूं, यू हैव टू वेट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, टीना कर्मवीर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, एक महिला है, बड़ी आदर करता हूं। और मैं यदि कांग्रेस से क्रोधित हूं, बेटा मैं तुम्हें बस वार्न कर रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं। तुम्हें अगर चाहिए व्यूज चाहिए, तुम्हें अगर कैमरा चाहिए तो मैं कर दूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं। जी जनाब, सॉरी। मैं बस यही कहना चाहूंगा, टीना कर्मवीर जी एक महिला है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे से विचार व्यक्त करती हैं। लेकिन मैं यदि कांग्रेस से नाराज हूं, उससे गुस्सा हूं, तो मैं टीना कर्मवीर जी को पर्सनली अपशब्द कभी नहीं कहूंगा। भाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सरकार की प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री की प्रतिनिधि हैं, उनका व्यक्तिगत कुछ सम्मान है कि नहीं? एक आदिवासी समुदाय से आती है, उनका सम्मान है कि नहीं? एक महिला है, उनका सम्मान है कि नहीं? चूंकि सरकार की प्रतिनिधि है और सरकार को हमको अपशब्द कहना है, तो राष्ट्रपति का अपमान करो, ताकि पूरी दुनिया में ताकि पूरी दुनिया में मैसेज जाए, कि इस देश में एक आदिवासी महिला को जब राष्ट्रपति बनाया गया, आप लोग उनका अपमान कर रहे हैं। एक महिला को राष्ट्रपति बनाया गया, आप लोग अपमान कर रहे हैं। आपको जो बोलना है प्रधानमंत्री जी को सीधा बोलिए, आपको जो बोलना है मंत्रिमंडल जी को सीधा बोलिए। जो मंत्रिमंडल का जो मंत्री गलत कर रहे हैं आप, लेकिन राष्ट्रपति को प्रतीक बनाकर उनका अपमान करना। और सुनिए, यदि राष्ट्रपति प्रतीक है प्रधानमंत्री की शक्तियों का, संविधान है भी कि राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का जो नियमन है, संचालन है, उपभोग है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल करता है, तो मुझे ये बताइए, सेना की जो वास्तविक शक्ति है वो किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में। और राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति का संचालन वो प्रधानमंत्री करता है। तो सेना का कार्य भी
प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हिस्से में जाता है। ऑफकोर्स आप ही को दूंगा मैं, आप ही का विषय है वो। आइए उनको दूंगा पहले एक मिनट में दे दूंगा, आपको दे दूंगा। देखिए, कंफ्यूजन में किसी को नहीं रहना चाहिए। भारत में संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में एक संवैधानिक प्रमुख एक वास्तविक प्रमुख होता है। माननीय राष्ट्रपति महोदय हमारी संवैधानिक प्रमुख है, हर कोई मानते हैं। लेकिन जब ये कहा जाए कि नहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध हो गया, वो राष्ट्रपति महोदय का विरोध नहीं है। तब तो पहले भी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी या पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग या उस समय जो विपक्ष के लोग थे, क्या वो उस समय राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध नहीं करते थे? तो क्या इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? हमेशा से लगातार होता था। अभी भी राज्यों में मैं ऑफकोर्स या जी आपको अगर सरकार के प्रतिवेदन से तकलीफ है तो पूरा बजट सत्र है ना, जब राष्ट्रपति महोदय बोलते हैं तब आप विरोध करते हैं। इसके मंशा बताते हैं, इसके पहले सत्र में तब विरोध किया, उसके पहले तब विरोध किया। इसका मतलब आप पता ही नहीं पा रहे कि एक सुदूर उड़ीसा से आने वाली एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति कैसे बन गई, क्योंकि यह तो हमारा अधिकार है सत्ता पर। सवाल यही है, आपको सरकार से पीड़ा है, पूरा बजट सत्र खराब कर दीजिए और खराब करेंगे, क्योंकि आज जब आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या करेंगे आप लोग? नहीं मुद्दा तो SIR का भी आएगा, मनरेगा का भी आएगा। सर मनरेगा पे ये क्या बोले? इफ यू कांट वेट हियर देन आई एम रियली वेरी सॉरी। मनरेगा पे आप कम से कम इस शो में कम से कम 15 बार बोल चुके होंगे, बोल चुके हैं ना 15 बार, तो आप जानते हैं, नियम जानते हैं यहाँ के। जी मनरेगा पे ये क्या बोलेंगे? बहुत तुम ऐसा है कि सब्जी बेच के आओ फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। मनरेगा पर ये क्या बोलेंगे? 10 जनवरी से ये लोग आंदोलन चला रहे हैं कि मनरेगा के बारे में जो गलत नीति है जनता को बताएंगे। 12 दिन के बाद राहुल गांधी जी को जिस नीति का विरोध करना उसका नाम ही नहीं पता है। बताइए, आपके उच्च नेता उसको यही नहीं पता कि जिसका हम विरोध करने जा रहे हैं उनका नाम ही क्या, राम करते हुए रह गए। तो ये क्या आपका नीति है भाई? राइट एक मिनट समाजवादी पार्टी प्लीज कम हियर। जी भाई, आप लोगों का तो झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। अरे भाई, प्रतिभा देवी पाटिल राष्ट्रपति थी कि नहीं? महिला थी कि नहीं थी? अब आप बताइए कि आपने विरोध किया था कि नहीं? वो आदिवासी बताइए। अरे भाई, क्या दोहरी मानसिकता है? अभी महिला की बात करते हो, जब भी राष्ट्रपति अभिभाषण होता है, बीजेपी ने जब विपक्ष में रही, विपक्ष ने किया। अब क्या बोलते हैं? अब आपको समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए कह रहे हैं कि जो भाषण, जो अपने काम, सरकार के काम से, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे हेल्थ से, चाहे शिक्षा से संबंधित है, आप बताइए कौन सी प्रगति की? किसानों की आमदनी आपने दोगुनी करी, कहा था प्रधानमंत्री ने। बताइए क्या हुआ उस दिशा में? क्या हुआ? मैं दे रहा क्या कभी प्रतिभा सिंह पाटिल जी के प्रथम अधिवेशन जब अभिवक्ता उनका बयान था, अभिभाषण में कहा गया क्या? आप कहते हैं EPFO, ये झूठ बार बार परोसते हैं। अब देखिए, मैं झूठ बोलूंगा, इनका करूंगा, पकड़ेंगे। ये इनका डिस्टर्ब करने का आदत है। अभी कभी बैठा दोगे किसी और को, चलो छोड़ो, मेघ मेला होने दो, मेगा यहाँ मत बनाओ। खैर, आप सुनिए, EPFO का डेटा है कि 8 करोड़ नए EPFO अकाउंट बने हैं, यानी EPFO में 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। ये रोजगार का जवाब है। आज 40 वर्षों में सबसे कम, अगर देखें तो 30 वर्षों में सबसे कम खुदरा महंगाई इधर है। आज ये लोग बात कर रहे हैं राजस्थान में आपकी सरकार थी, आज इनके रोजगार, राजस्थान में इनकी सरकार थी, यही तेल पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार हो गया था, 90 रुपए कैसे हो गया? सवाल इससे पूछा जाना चाहिए। आप रोजगार के मुद्दे पे फेल हो गए थे, इसीलिए ये सरकार आई और रेगुलेट की। ग्रामीण में रोजगार प्रति व्यक्ति का, और ये बात करते हैं प्रति व्यक्ति GDP का। राइट कांग्रेस, देखिए, मैं तो यही चीज कहूंगा, बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने रखा कि भाई विपक्ष जब शासन में आता है तो वहां पे डीजल पेट्रोल के दाम महंगे होते हैं। कौन भेदभाव करता है? राज्यों के आवंटन में विपक्षी शासन के साथ भेदभाव की स्थिति कब कैसे बनती है? ये गलत बिल्कुल नहीं है, ये चीजें होती है। और ऐसे स्थिति में उन राज्य सरकारों के पास हम लोगों ने देखा है, हिमाचल प्रदेश में जब प्राकृतिक आपदा आया था, कितना विलंब से जो है कि वहां पर सहयोग प्राप्त हो पाया। ये स्थितियां हैं लोकतंत्र में, देखना पड़ेगा सत्ता पक्ष को न्यायदर्शी और समदर्शी बनना पड़ेगा हम लोग को। मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ 1 फरवरी के बजट का, कि उस बजट में विपक्षी राज्यों के साथ कोई भेदभाव की स्थिति ना हो। उसमें ये एक बहुत अनिवार्य स्थिति बनेगी। राइट टेकन योर पॉइंट। एक आप रह गए, उसके बाद फिर डिबेट ओपन है। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और अजीत दादा पवार जी को शत नमन। अब देखिए, यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता लगातार कह रही थी कि जी हमने विरोध सरकार का किया है, हमने विरोध राष्ट्रपति जी का नहीं किया है।
तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति संवैधानिक पद है, यदि राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं, अगर हमारे घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग हेड ऑफ द फैमिली बोल रहा होगा तो आप लोग खड़े होके हिल उजट करेंगे, उधम मचाएंगे। जब सोनिया गांधी बोल रही होती है तो सभी कांग्रेसियों के मुंह में दही जम जाता है। कारण क्या है? सम्मान। राष्ट्रपति जी हमारा सम्मान है। आप खूब उधम मचाइए बजट सत्र में, आप खूब जो है वॉकआउट कीजिए, लेकिन जब राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण दे रही है, सरकार ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, उसको बता रही है। राइट। राहुल गांधी जी जब बोल रहे थे तो क्या मोदी जी नहीं बोले? क्या अमित शाह जी नहीं टोक रहे थे? क्या दूसरे मंत्री 5-5, 7-7 मंत्री टोक रहे थे? अरे भाई जब कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति मतलब टोकने का मतलब है ये सरकार का। गरिमा रखनी चाहिए, गरिमा रखनी चाहिए, गरिमा बिल्कुल रखनी चाहिए और बहुत संयत होकर। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे स्क्रीन पे जो राइट हैंड पे एक सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है, और वो सवाल भी है और वो घटना का एक बिंदु भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको देखना चाहिए जरूर। ये बारामती प्लेन क्रैश से जुड़ा हुआ है जिसको बिल्कुल राइट हैंड साइड पे बराबर लगातार आ रहा है। जी, इधर से कोई सवाल पूछना चाह रहा था। जी आप भी पूछेंगे, आप भी पूछना चाह रहे। क्या नाम है सर आपका? उज्जवल झा। उज्जवल झा। सर मैं भाजपा वाले जो प्रवक्ता है उनको आमने सामने होकर बात करना चाहता हूं। इसी मंच से मैं कांग्रेस की भी गलतियां गिनवाया था और मैं आपकी भी गलतियां आज बड़े दावे के साथ गिनवाता हूं। आप क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान बट जाए, कट जाए, खत्म हो जाए? आपने ये यूजीसी जैसा एक लाख दिया। मैं आपको कहता हूं, आपके अगर मैं अकाउंट फाइनेंस का बंदा हूं, आपके अगर ऊपर सही से विरोध किया जाए ना तो फाइनेंस सेक्टर में आपने कईयों करोड़ों का घोटाला किया है। पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं क्या? मैं गिनवा दूंगा। एक मिनट, क्या नाम बताए? एक मिनट, लेट मी मैं एक मिनट संयत होके, जो उज्जवल संयत होके सवाल पूछेंगे और विनम्रता के सवाल, कोई सवाल, और अब आप तैयार भी रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा उज्जवल झा मेरा नाम। उज्जवल झा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कैंपस में 2019 में 179 घटनाएं थी जिसमें एससी और एसटी का उत्पीड़न हुआ या नहीं हुआ? और उसके बाद 2023 में ये दुगनी से ज्यादा था, तो उत्पीड़न हो रहा है या नहीं हो रहा? एक मिनट, और ये है, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, मेरा काम है सवाल पूछना, अरे झा साहब, मुझे मालूम है झा साहब बहुत संयत होके, ये देश आपका ही है, जितना आपका है उतना मेरा भी है। सवाल यह है, उत्पीड़न की 179 घटनाएं थी, कब? 2019 के आसपास। और 2000 आप वेमुला का केस भूल जाएंगे क्या? हैं? लेकिन रुकिए, देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं उस पर। लेकिन झा साहब मैं भगा दूंगा तुम्हें। झा, तुम्हारी बुद्धि से दुनिया नहीं चल रही है, तुम्हारी दुनिया से नहीं चल रही है। मैं एक बात कह रहा हूं, आराम से संयत होके पहले लेट द बीजेपी स्पीक, फिर मैं बोलूंगा। भैया जी, जा सुनो, कम से कम 16 बार बोल। नो दिस इज नॉट द वे। भैया जी, सर्वप्रथम सबसे पहले मेरा नाम ऋषभ तिवारी है और मैं पहले भारतीय हूं, और भारतीय अगर होता हूं तो इस देश में हर धर्म, हर जाति का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। पॉइंट 1। दूसरी बात, मैं कतई, मैं अगर किसी दूसरी बात, लटका ही दिए जाओगे अगर जरूरत हुई तो। हाँ, आओ, आ जाओ। बेकार वाली बकवास करोगे, पहले बात सुनोगे। नो भैया जी, अरे तुमने सवाल किया, जवाब दे रहा है। हाँ। भैया, सर्वप्रथम यहाँ पे किसी को भी ब्राह्मण का ठेकेदार होने का हक नहीं है। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। अरे ब्राह्मण के नाम पे उछल कूद करोगे और सुनते रहेंगे क्या? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ और मैं तो स्पष्ट करता हूँ, लेकिन मैं एक बात जवाब दे रहा हूँ
एक बात जवाब दे रहा हूं, मेरे संस्कार मुझे यह सिखाते हैं कि अपने से पहले देश की सोचना, और जब देश की सोचा जाता है तो हर व्यक्ति की सोचते हैं। और एक बात मैं कहता हूं, क्योंकि इन्होंने फाइनेंस पे कहा, जवाब लीजिएगा भाई देखिए, यू बोथ ऑफ देम विल गो एंड सिट आउट देयर। ज्यादा पैरोकार न बनिए जी। अमित जी, सबसे पहले एक मिनट, मैं एक बात कह रहा हूं। मुझे मालूम है पूरे देश में इस पर चर्चा है, यकीनन मेरा जो प्रोग्राम है वो ओपन है, इस पे चर्चा नहीं होगी तो कैसे मान ले? जरूर होगी सर, लेट बी आंसर, जरूर होनी चाहिए, जरूर। रुको, अरे जरूर चर्चा, भाई ऐसा नहीं होगी, ऐसा नहीं। पहले एक बोलेगा उसके बाद बोलेंगे सारे, ऐसा नहीं जी। भैया जी, उन्होंने फाइनेंस सेक्टर की बात कही, बड़ा टेक्निकल बात है। इन्होंने कहा हजारों घोटाले हुए, कौन सा घोटाला हुआ प्रूफ के साथ पूछिए, मैं तो यहीं खड़ा हूं, बताइए, एकदम कैमरा लेके जाइए और 1 to 1 करते हैं, पूछिए कौन सा घोटाला फाइनेंस में हुआ। आइए, ओपन डिबेट होना चाहिए सर। मैं आई वोंट अलाउ जी। सर आप कृपया देखो भाई, मैं श्रीवास्तव हूँ, मेरी तो गिनती भी नहीं होती है, आप सुन लीजिए, मेरी तो गिनती भी नहीं होती है फॉरवर्ड में। अब सर जवाब देता हूँ, ये जो गैजेट है आपने पढ़ा होगा, सब लोगों ने समर्थन और विरोध वाले ने, सब लोगों ने ये पढ़ा होगा ना। अरे झा जी, कालिदास ना बनो, बिल्कुल आराम से सुनो मेरी बात। हाँ सुनो ना हमारी बात। भेदभाव की परिभाषा में है, अरे सुन लो, अगर भेदभाव की परिभाषा क्या है? किसी के साथ धर्म आधारित, लिंग आधारित, उसके जन्म स्थान आधारित, उनकी जाति आधारित, उनकी दिव्यांगता आधारित। धर्म में क्या अगली जाति नहीं आया क्या? जन्म स्थान, रे बिहारी, क्या मुझे अगर कहा जाएगा तो क्या मैं इसकी शिकायत नहीं कर सकता? क्या कर सकता हूँ? जन्म स्थान, सुनिए, देखिए यहाँ पे फुटेज खाने के लिए नहीं, आई वोंट अलाउ। मैं केवल कागज की बात करता हूँ, इसने क्या बोला उसने क्या बोला नहीं, कागज कह रहा है। देखिए मैं एक बात, देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कहता हूँ, क्या SC/ST कानून बना तो क्या उसका दुरुपयोग नहीं हुआ? देखिए भाई, रुको, थामा, हुआ कि नहीं हुआ? होता है, लेकिन क्या इसी समाज में घोड़ी पे चढ़ने पर विरोध किया गया कि नहीं किया? किया गया या नहीं किया गया ना? पॉइंट, रुकिए, नो, लेट मी आंसर जी। कहा जा रहा है कि अगर फंसा दिया जाएगा, इसमें पुलिस इन्वॉल्व होगी तो भारतीय न्याय संहिता का 248 भी अगर होगा, 248 कहता है कि झूठे आरोप हो गए तो तुमको सजा मिलेगा, और कोई भी एक्ट भारत न्याय संहिता को चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए सारे हक मेरे पास। तीसरी बात ये कह रहे हैं कमिटी में लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल पदेन अध्यक्ष होगा, वो तो हर जाति के हो सकते हैं। 3 प्रोफेसर, लेकिन देखो मैं तुमसे तर्क करूंगा, ज्यादातर जितने भी हैं उसमें सवर्ण नहीं है, वो कह रहे हैं सवर्ण है, 90% सवर्ण है, उसमें 90% सवर्ण है, ये भी बात है। हाँ। तो फिर यही बात है ना, तो कमेटी में सवर्ण है। हाँ। फिर सवर्ण क्यों चिल्ला रहे हैं? वही कह रहा क्यों चिल्ला रहे हो सर? जब कमेटी में सवर्ण है तो क्या है? इंस्टीट्यूशन पे भरोसा नहीं। देखिए मैंने बताऊं क्या है, मेरी दिक्कत ये है कि हर एक आदमी ने एक सेंटेंस देखा है, और एक सेंटेंस ले, बाबूजी मैं आप तक आ जाऊंगा, एक सेंटेंस लेके उसने झंडा ऊपर कर दिया है। यकीन मानिए समाज अपना है, और अगर कोई बात होगी, विचार को हमने व्यक्ति से ज्यादा बढ़ावा माना है। व्यक्ति छोटा है, विचार ज्यादा बड़ा है, और अगर कहीं कोई अन्याय है तो वो एड्रेस होगा और होना चाहिए, ये मुझे लगता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन आऊंगा, आग लगा दूंगा, अरे अभी तो जुम्मा पैदा हुए हो, कैसे ऐसी बातें करते हो? नो, आई वोंट अलाउ, नहीं दूंगा, आपको तो नहीं दूंगा, झा साहब, नहीं दूंगा। सर मुझे जो लग रहा है, आपने जो बात कही कि जैसे मामले बढ़े हैं, रोटी ना सेको। हाँ जी, चाहे SC/ST के खिलाफ वो भी। देखो एक मिनट, झा साहब किनारे। मुझे मालूम है कि सारे लोग जानते हैं इस समय आंच ज्यादा है, तावा गर्म है।
आज ज्यादा है, तावा गर्म है। अरे कोई उनसे भी तो जो पूछे, जो उधर वाले हैं उनसे, उनका क्या विचार है। सब इधर वाले तो हम जानते हैं क्या फंसे हैं, लेकिन इधर की रोटी उधर, उधर की रोटी इधर, ये ना करो, तावे पे रोटी ना बदलो। ये समाज, अरे मुझे मालूम है बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, परेशान ना हो जी। समाजवादी पार्टी, जैसे अब आप अभी कह रहे थे यूजीसी के बारे में, ये बात सही है, आपने फैक्ट्स के साथ कहा कि मामले बढ़े हैं लगातार। अरे 379 के आसपास केसेस हैं 23 में, डबल से ज्यादा हुए हैं। जी। नहीं बिल्कुल लगातार मामले बढ़े हैं, प्रोटेक्शन लेकिन प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन गुरुजी, इक्विटी अगर आप बात करें समानता की, तो उस काउंसिल में इनका भी ये विचार है कि उस काउंसिल में एक सवर्ण जाति का भी व्यक्ति होना चाहिए। वही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको उनका अधिकार मिले, कोई उनका अपमान न कर सके, लेकिन साथ में मतलब सरकार ये भी फुल प्रूफ मतलब योजना लेकर आए, उसको नियम बनाए कि जो सवर्णों की चिंता है उनकी भी चिंता उसमें रखनी चाहिए कि उनको भी कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें न फंसे। बस इतनी सी बात है। बकाया जो आपने कहा कि भेदभाव है, ये बात सही है। बात ये भी सही है कि जब घोड़ी पे चढ़ने को उतार दिया जाता है, देखो समाज, सही है। देखो समाजवादी, ये नहीं चलेगा। अब तुम्हें सनातन भी याद आ रहा है, अब तुम्हें सनातन भी याद आ रहा है, अब तुम्हें सनातन, देखो मैंने कहा था तावा गरम है, तो अब तुम्हें शंकराचार्य भी याद आ रहे हैं, सवर्ण भी याद आ रहे हैं, और तावा भी गरम ना, एक साथ कई चीजें नहीं ना। आज समर्थन में कि विरोध में? दादा समाजवादी को ये याद आके बोल तो रहे, कांग्रेसी या बीजेपी वाले तो करके बैठे और बोल नहीं रहे। देखो ठीक है, जनता है, बोलने दो। ये समर्थन वो में या विरोध में? हाँ? ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज बता दे, आप यूजीसी एक्ट के समर्थन में है या विरोध में? समर्थन में है। क्या समर्थन में? कहाँ का पीडीए? मैं तो रामगोपाल जी की बात बता रहा हूँ। अरे तो फिर कहाँ गया पीडीए का वो अगड़ी? बिल्कुल सही है, रामगोपाल जी का इसमें बयान आ गया है, इसमें कर हाँ समर्थन में है, बिल्कुल समर्थन में। आपको लग रहा है जो ये कानून आया है समर्थन में? हमने केवल ये कहा कि अगर जो इनकी सवर्णों की जो भी इनकी जो बता रहे कि हमारी ये समस्याएं हैं, सरकार उस पर विचार करे कि कहीं भी कोई निर्दोष व्यक्ति, लेकिन आप गलत क्या कहा बताएं।